गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसीलिए क्योंकि ये अगेन फोर्थ यूनिट को बिलोंग करता है, बायोटेक्नोलॉजी वाला जो यूनिट है आपका। और उसमें ये जो टॉपिक है इसका नाम है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब आप बात कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। आल्दो जो ब्रॉडर डेफिनेशन होती है वो होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और जूलॉजी में हम उसका एक एस्पेक्ट स्टडी करते हैं दैट इज पर्टेनिंग टू एनिमल। तो वो वाले एनिमल जिनका जेनेटिक मेकअप जो है वो बदल दिया जाता है। लेकिन कहते हैं कि हर एक टॉपिक की क्यूरियोसिटी तब जनरेट होती है जब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, है ना, कि क्या है ये, क्यों किया गया और कैसे किया गया। ह्यूमन बीइंग की खासियत ये है कि सिंस द टाइम इमेमोरियल ये हमेशा डिपेंड रहा है पोल्ट्री के ऊपर, पिग के ऊपर, ठीक, और फिशेस के ऊपर, चाहे वो मीट के पर्पस के लिए है, चाहे एग के पर्पस के लिए है, या फिर अदर डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहा है फॉर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब देखिए, चूंकि ह्यूमन बीइंग इसके ऊपर डिपेंड है, तो विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या हो रहा था कि सप्लाई कम हो रही थी, राइट, और डिमांड बढ़ रही थी। अब सिंस द टाइम ए मेमोरियल, एंशियंट टाइम से ही हम लोग क्या करते थे कि ब्रीड को एक अगले लेवल पे लेके जाते थे, मॉडिफाई करते थे बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग मेथड। तो बायोटेक्नोलॉजी से पहले, इवन जीन के कंसेप्ट से पहले, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते थे, राइट, लेकिन वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को कंसिडर करके नहीं बनाते थे, वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत बनाते थे। आल्दो ये टेक्निक काफ़ी एफिशिएंट है और आज के टाइम पे भी यूज़ की जाती है, बट इस टेक्निक का ड्रॉबैक ये आता है कि वो जो एनिमल जिनमें लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है, तो हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ता है ताकि डिज़ायरेबल आगे हाइब्रिड प्रोड्यूस हो, और वो जो हाइब्रिड होगा वो फर्टाइल होना चाहिए। इट मीन्स वो भी आगे जाके रिप्रोड्यूस करना चाहिए, राइट। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम एक हाइब्रिड एनिमल प्रोड्यूस करते हैं बाय ट्रांसजेनेसिस। अब ट्रांसजेनेसिस क्या हुआ कि हम एक जीन को लेते हैं और उसे दूसरे एनिमल में इंसर्ट करवा देते हैं, उसके जेनेटिक मेकअप में चेंज आ जाती है। वो वाला जीन जो एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं उसे ट्रांसजीन बोला जाता है। और ट्रांसजेनेसिस की वजह से जो नया जेनेटिक मेकअप बनता है किसी ऑर्गेनिज्म में, उसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो ऑर्गेनिज्म का अपना जेनेटिक मेकअप था, हमने उसके मेकअप में चेंज लाई। तो जो भी सीक्वेंस और एरे ऑफ जीन थे, तो हमने सोचा कि एक करेक्टर इसमें और होना चाहिए, बिकॉज वो डिज़ायरेबल हमारे लिए, हम ये चाहते हैं। दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखिए, एवोल्यूशन चीज़ों में जो बदलाव लाती है वो अपने हिसाब से लाती है, हम चीज़ों में बदलाव जो लाते हैं वो अपनी नीड के अनुसार लाते हैं। तो हमारा जेनेटिक मेकअप चेंज किया हुआ कैन नॉट बी कंपेयर विद द एवोल्यूशनरी सीक्वेंसेस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराएंगे, या फिर एक एनिमल से एक सिलेक्टिव जीन को लेके दूसरे एनिमल में इंसर्ट करा देंगे। वो जो जीन एक से एनिमल से दूसरे में ट्रांसफ़र किया गया, उस जीन को ट्रांसजीन कहते हैं, और उसके ट्रांसफ़र होने की वजह से उसके जेनेटिक मेकअप में चेंज आ गई, और वो वाले एनिमल जिसमें ये चेंज आई हुई है उसे ट्रांसजेनिक एनिमल कहा जाता है, और इस प्रोसेस को ट्रांसजेनेसिस कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं डिफरेंट मेथड्स रिलेटेड टू द ट्रांसजेनेसिस। तो चलिए जल्दी से जो भी मैंने बोला इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो कैटल के ऊपर, शीप, पोल्ट्री या पिग, फिश, इन सब के ऊपर डिपेंड है फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। और क्यों डिपेंड है, चाहे वो मिल्क के लिए हो, मीट, एग, वूल, या किसी और वजह से। अब देखिए कि नेचुरली बात है, जैसे ह्यूमन बीइंग की डिमांड बढ़ रही है इन चीज़ों के लिए, तो ऑब्वियसली बात है सप्लाई भी हम चाहते हैं ये ज़्यादा हो। तो हमने क्या ट्राई किया, क्योंकि जीन को इम्प्रूव किया कि बेटर प्रोडक्ट निकले और ज़्यादा प्रोडक्ट निकले, ठीक। और पहले हम लोग
ये जो टेक्निक थी जैसे हम इसमें हम इम्प्रूवमेंट लाते थे किसी ऑर्गेनिज्म में, वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग मेथड होता था, जो कि जो लार्ज साइज़ एनिमल है जिनमें गेस्टेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये काफ़ी स्लो डाउन प्रोसेस हो जाती है। लेकिन जैसे ही मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आई और ये पॉसिबल हुआ कि हम जीन को कट कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं, तो ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो गई जेनेटिक मेकअप को चेंज करने की, ठीक, दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाने की टेक्निक को। अब वो वाला जीन जो हम किसी ऑर्गेनिज्म का लेते हैं उसे एक्सोजीनियस भी बोलते हैं और ट्रांसजीन भी बोलते हैं, और जब हम उसे किसी अन्य ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आ जाती है। उस ऑर्गेनिज्म को जिसका जेनेटिक मेकअप मॉडिफाई हो चुका है उसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं, और इस प्रोसेस को ट्रांसजेनिसिस कहते हैं। तो ये क्विक रीज़न दिया है जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन के साथ जोड़ा हुआ था। अब इसके आगे पढ़ते हैं कौन कौन से मैथडोलॉजी है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने की और जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बनाने की। तो सबसे पहले जो मेथड आता है वो फिजिकल मेथड आता है। तो फिजिकल मेथड क्या इन्वॉल्व करता है? डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो कि जीन हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसे डायरेक्टली हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, जो कि एक रिसेप्टर ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर, ठीक। और कैसे? इनटू द प्रो न्यूक्लियस ऑफ ए फर्टिलाइज ओवम। वो वाला ओवम जो फर्टिलाइज हो चुका है, अभी उनके न्यूक्लियस नहीं जुड़े हुए हैं, तो वन ऑफ द न्यूक्लियस जो होगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हमने उसमें जीन की कंपोजिशन में चेंज किया होगा, ठीक। ये इट इज़ द फर्स्ट मेथड जो प्रूव टू बी इफ़ेक्टिव इन मैमल्स। तो ये पहला मेथड जब मैमल में हमने ट्राई किया था और वहाँ पे सक्सेसफुल भी हुआ था। तो इंसर्शन ऑफ डीएनए जो होता है, हाउएवर क्या होता है, ये रैंडम प्रोसेस होती है। चूँकि आपको पता है कि हमारे डीएनए में इंट्रॉन होता है और एक्सान होता है। एक्सान मतलब जीनिक पोर्शन, इंट्रॉन मतलब नॉन जीनिक पोर्शन। तो हो सकता है जो हमने जीन बाहर से माइक्रो इंजेक्ट करके प्रो न्यूक्लियस में डाला हुआ है तो वो जुड़ तो जाए, लेकिन एक ऐसी साइट पे जुड़ जाए जहाँ पर वो एक्सप्रेस ना कर सकता हो, राइट। तो यहाँ पर फेलुअर के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते थे, क्योंकि सिलेक्टिव नहीं है, चूज़ी नहीं है कि इसी साइट पे जाके वो जुड़ेगा। तो खुदा ना खालसे अगर वो ऐसी साइट पर जुड़ जाए जहाँ पर वो एक्सप्रेस भी ना कर सके तो हमारी सारी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाती थी। तो फिजिकल मेथड एक वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड है, लेकिन ड्रॉबैक यही है कि ये रैंडम है और जीन इज़ सब्जेक्टेड टू बी इंसर्ट एट एनी पार्ट ऑफ द डीएनए ऑफ द होस्ट। अब देखिए फिजिकल मेथड में हम इनमें से कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 3 डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं। ये तो बता दिया गया कि माइक्रो इंजेक्शन से चलता है, लेकिन देखिए उसके वे भी अलग हैं। जहाँ तो हम प्रो न्यूक्लियर इंजेक्शन करते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, मतलब 2 सेल आपस में फ्यूज़ कर चुके हैं, लेकिन अभी उनके न्यूक्लियस फ्यूज़ होने हैं, और वन ऑफ द न्यूक्लियस वो वाला होगा जिसमें जीन ऑलरेडी हमने इंसर्ट किया हुआ है और उसका जेनेटिक मेकअप मॉडिफाइड है। लेकिन डिपेंड करता है कि भाई उसका वो जीन जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर दिखाया गया कि इतने सारे बच्चों में हो सकता है किसी एक बच्चे में वो एक्सप्रेस कर जाए। जो दूसरा आता है वो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल टेक्निक, और इसमें भी हम क्या करते हैं कि होमोलॉगस जीन को इंसर्ट कर देते हैं, राइट। और फिर वो ऐसा चैज जैसे हमने पहले देखा, तो जीन जो है वो डाला जाता है, लेकिन प्रो न्यूक्लियस में नहीं डाला जाता। जीन डाला जाता है स्टेम सेल में, और स्टेम सेल जो होते हैं वो हम लोग रेसिपिएंट में डालते हैं, और रेसिपिएंट के आगे जो बच्चे हैं वो पॉसिबिलिटी होती है कि जीन वहाँ पर एक्सप्रेस कर जाए तो एक मॉडिफाइड जनरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, नहीं किया तो नहीं प्रोड्यूस होगी, मतलब उसके भी चांसेस कम होते हैं, जैसे कि आपने पहले केस में देखा। दोनों में कोई इतना खास डिफरेंस लगा नहीं। पहले में हमने न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट करके उसे फर्टिलाइज जो सेल था उसमें डाल दिया हुआ था एज ए प्रो न्यूक्लियस, और वो जीन इंसर्ट हो, जो जीन एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा हमें नहीं पता। दूसरी कंडीशन में हमने फर्टिलाइज ओवम या फर्टिलाइज सेल में नहीं डाला हुआ, हमने स्टेम सेल में डाला हुआ है और जीन को इंसर्ट ही किया हुआ है, राइट, न्यूक्लियस के अंदर। उसकी एक्सप्रेशन का हमें कोई इतना ज़्यादा खास पता नहीं है, तो एज सच कंडीशन मेंटेन रहती है, ठीक। फिर थर्ड कंडीशन आती है जहाँ पर हम ना न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करते हैं। ये काफ़ी एफिशिएंट टेक्निक होती है जो कि इवन जीन क्लोनिंग के टाइम पे भी काम आती है। तो सोचिए अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म का
लगता है कि ये ऑर्गेनिज़म काफ़ी मॉडिफाइड है और ये अगली जनरेशन में ऐसा ही बच्चा हमें चाहिए, तो क्या किया जाता है कि उसका जो न्यूक्लियस है, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, वो फीमेल के ओवम से फीमेल का जो ओवम है उसका न्यूक्लियस निकाल दिया जाता है और डोनर का डिप्लॉयड न्यूक्लियस उस ओवम में डाल दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि फीमेल का ओवम है और डोनर का डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। चूँकि फीमेल का जो ओवम है, जब उसमें से हम न्यूक्लियस निकाल देंगे, आल्दो वो हैप्लॉइड था, हम निकाल देंगे और डिप्लॉयड वाला न्यूक्लियस डाल देंगे, तो वो ऐसे ही प्रिटेंड करेगा कि फर्टिलाइजेशन हो गई है और वो वाला सेल जो है वो कीप ऑन डिवाइडिंग और वो मारूला, प्लास्टूला, गैस्ट्रूला बना के एक एम्ब्रियो बना देगा और बाद में बच्चा बना देगा, जो कि कॉमन एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं डॉली शीप की। सिंस द टाइम इमेमोरियल हमने वो जब से उसके एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कॉलोनी बनाएगी। मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल आप बोल सकते हो कि एफिशिएंट मेथड था ये फिजिकल में। देन आगे वाला मेथड जो आता है वो केमिकल मेथड आता है, केमिकल ट्रांसफेक्शन यू कैन से। अब बच्चे केमिकल ट्रांसफेक्शन में क्या किया जाता है, हम यहाँ पर कैल्शियम को यूज़ करते हैं फॉर द अपटेक ऑफ द जीन। कोई माइक्रो इंजेक्शन नहीं, सिंपली सेल्स लेते हैं, प्रोबेबली द स्टेम सेल्स, उसे हम कल्चर मीडियम में रखते हैं, वहाँ पर कैल्शियम भी डाला होता है। कैल्शियम जो है वो फैसिलिटेट करता है सेल को जीन के अपटेक करने के लिए, तो वहाँ पर जो डिज़ायरेबल जीन है उसको भी डाला होता है। सेल अपने आप जीन को अपटेक कर लेता है, न्यूक्लियस में पहुँच जाता है और रैंडमली भी वहाँ पर जाके वो इंसर्ट हो जाता है, राइट। तो इस चीज़ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती थी, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, लिपोसोम बना दिए, ठीक है। मतलब कैल्शियम की प्रेजेंस में जीन के आसपास एक कवरिंग बन जाएगी, एंडोसाइटोसिस हो जाती है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो वो अंदर की तरफ इनवेजिनेशन हो रही है, एंडोसाइटोसिस हो रही है, तो वो जो सेल वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर बनता है वो चला जाता है न्यूक्लियस के पास, वहाँ से वो खुल जाता है और जीन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर जाकर वो हमारे डीएनए में इंसर्ट हो जाएगा। देन रिक्विजिट एमआरएनए, देन ट्रांसलेशन वगैरह होगी और जीन एक्सप्रेस करना शुरू कर जाता है। तो केमिकल ट्रांसफेक्शन में मेन चीज़ जो याद रखने वाली है वो है यूज़ ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो इसको को प्रेसिपिटेट किया जाता है और इस प्रोसेस के लिए फैसिलिटेट किया जाता है कैल्शियम की वजह से, बट एंडोसाइटोसिस होता है उस जीन को अपटेक करने के लिए। तो मतलब कैल्शियम डाला, कैल्शियम ने सेल को स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है, और सेल एंडोसाइटोसिस करेगा और जीन को अपटेक कर लेगा, राइट। केमिकल ट्रांसफेक्शन के बाद 3 मेथड और हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है वायरस वेक्टर। आपको पता है कि वायरस की इनहेरेंट टेंडेंसी है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोबेबली मोस्टली वो डीएनए होता है। तो वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट जो होता है, जो जेनेटिक कंटेंट होता है, वो हमारे सेल में डाल देता है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए प्रोबेबली और आरएनए, तो वो क्या करता है, हमारे डीएनए को हाईजैक कर लेता है और उसकी मशीनरी को यूज़ करता है। तो मतलब ये कि इसका डीएनए खासियत रखता है कि वो हमारे डीएनए के साथ जुड़ सकता है और इसी खासियत को यूज़ किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। दूसरा जो है वो है बैक्टीरियोफेक्शन, मतलब कुछ बैक्टीरिया को भी यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसजेनेसिस, जैसे कि साल्मोनेला स्पीशीज़ होगी, लिस्टीरिया होगी या शिगेल्ला स्पीशीज़ होगी। तो इनके प्लाज्मिड वगैरह को यूज़ करके हम होस्ट के सेल के न्यूक्लियस के साथ इसको इंटीग्रेट करा देते हैं और इनका जो जीनोम है, मतलब जो रिक्विजिट जीनोम है, वो एक्सप्रेस कर जाता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट एक और आता है, वो है रिट्रोवायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। तो एक तो था वायरस, दूसरा था रिट्रोवायरस। तो वायरस और रिट्रोवायरस में हम कुछ इस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे कि वायरस का लेके चलिए डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, और रिट्रोवायरस में क्या होता है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए जब किसी डीएनए वाले ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है, तो सोचिए वो वाला वायरस जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और वो डीएनए वाले ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा कि पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा और आरएनए डीएनए में कन्वर्ट जब होता है उसके लिए एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, राइट। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। तो तब क्या होता है कि ये डीएनए बनता है सिंगल स्ट्रैंड, देन डबल स्ट्रैंड बन जाता है, फिर वो हमारे डीएनए के साथ इंसर्ट हो जाता है।
तो अगर हम लोग रिट्रोवायरस के जो आरएनए हैं यहीं पर हम अपने रिक्विजिट जीन के आरएनए को इंसर्ट कर दें, ठीक, तो नेचुरली बात है कि इसका आरएनए हमारे मतलब जो होस्ट का जो सेल है उसके अंदर जाएगा तो वो डीएनए में कन्वर्ट होगा। अगर इसका आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा आरएनए वाला जो जीन है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डीएनए और फिर वो अटैच भी हो जाएगा उस होस्ट के डीएनए के साथ। तो ये बेसिक मेथड यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसजेनेसिस इन केस ऑफ एनिमल। चलिए अब इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। देखिए ट्रांसजेनेसिस में क्या होता है कि हम फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं, राइट, और हमें ये भी पता है कि जो वाला जीन हम इंसर्ट करेंगे वो हमें नहीं पता चलेगा कि किस रीजन ऑफ द डीएनए में जाके इंसर्ट होगा। तो वो एक्सॉन पार्ट में भी हो सकता है और इंट्रॉन पार्ट में भी। लेके चलिए कि वो एक्सॉन पार्ट के किसी ऐसे जीन में जाके इंसर्ट हो गया हुआ है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जिसकी फिजियोलॉजी के लिए। लेट्स से कि वो ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा था, तो हमारे जीन की वजह से वो वाला जो नॉर्मल जीन था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने जो फॉरेन जीन भेजा वो उसने क्या किया, अपने आप को हमारे डीएनए में अटैच करने के लिए उस जीन को काट दिया और ख़ुद वहाँ इंसर्ट हो गया। तो अब ट्रांसजेनेसिस में कैसे हेल्पफुल होता है कि हमें पता चलता है कि भाई अगर ये वाला जीन जहाँ पर हमारा फॉरेन जीन जाके एक्ट किया है तो इस जीन का क्या फंक्शन था कि ये भाई ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, राइट। दूसरा आता है स्टडी ऑफ डिजीज़। ट्रांसजेनिक जो एनिमल हैं ये स्पेशली जो डिज़ाइन किए जाते हैं कि स्टडी किया जाए रोल ऑफ जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज़। जैसे कि मोर ओवर इन ऑर्डर टू devise a cure for these diseases, the transgenic animals are used as a model organism. These transgenic models are used in research for the development of medicine. For example, we have transgenic model for disease such as Alzheimer and cancer. तो कहता है कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल को, ट्रांसजेनिक जो प्रोसेस है इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, डिजीज़ को स्टडी करने के लिए। लेट्स से कोई जीन है जिसकी वजह से, जिसकी अबनॉर्मलिटी की वजह से कैंसर हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, वो वाला जीन एक मॉडल ऑर्गेनिज्म वो वाला होता है जो रेफरेंस एनिमल होता है जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो कैंसर काजिंग जीन हम देखना चाहते हैं ये क्या क्या बदलाव लाता है, तो हमने वो वाला जीन निकाला और उस मॉडल ऑर्गेनिज्म में डाल दिया। फिर हम नोट करते हैं भाई इस जीन की वजह से उसके अंदर क्या बदलाव आता है, कौन से स्टेप से गुजरता है। देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, तो नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है सच एज मेडिसिन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल। फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो काऊ थी, ठीक है, रजी, इन 1997 इसने क्या किया था, प्रोड्यूस मिल्क कंटेनिंग ह्यूमन प्रोटीन अबाउट 2.4 ग्राम पर लीटर। दिस मिल्क कंटेन द ह्यूमन जीन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन एंड could be given to a baby as an alternate to natural cow milk। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे काऊ के मिल्क की दी हुई है। अदरवाइज देखिए ट्रांसजेनेसिस की वजह से ही हम लोग इंसुलिन वगैरह जो हैं, जहाँ इवन एंटीबायोटिक जो जनरेट करते हैं वो इसी टेक्निक से यूज़ किया जाता है। देन वैक्सीन सेफ्टी, ट्रांसजेनिक एनिमल जो है यूज़ किया जाता है एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म ताकि हम उसके ऊपर वैक्सीन का ट्रायल कर सकें। देखिए हम जब वैक्सीन बनाते हैं तो सीधा ह्यूमन को नहीं देते, पहले उसके ट्रायल किए जाते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म में, फिर देखा जाता है उसके ऊपर वो क्या नुकसान पहुंचा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहे फिर हम उससे बड़े हायर ऑर्गेनिज्म पे ट्राई करते हैं और लेटर ऑन एट द एंडिंग स्टेज हम ह्यूमन ट्रायल पर जाते हैं। इसलिए जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है वो कभी भी सीधा ह्यूमन पे नहीं किया जाता, पहले मॉडल ऑर्गेनिज्म पे किया जाता है एंड एट द एंड हम लोग ह्यूमन ट्रायल पे लेके चलते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट 4 फंक्शन मैंने रखे हैं यहाँ पर, मतलब उसकी एप्लीकेशन बताई हुई है। इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट है और भी हैं, लेकिन मैंने लिटरली इम्पॉर्टेंट वन को कवर करने की कोशिश की है। तो आज हमने जो पढ़ा वो था कि भाई ट्रांसजेनिक जो ट्रांस जीन क्या होता है, जो फॉरेन जीन एक्सोजेनिक जीन होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं जिसमें फॉरेन जीन इंसर्ट किया होता है और वो उनका जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया होता है।
और इस पूरी प्रक्रिया को हम ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। फिर हमने डिफरेंट मेथड पढ़े, चाहे वो फिजिकल थे, केमिकल थे, चाहे वो वायरस रिलेटेड थे या रिट्रोवायरस रिलेटेड थे, इवन बैक्टीरिया की वजह से भी हम ट्रांसजेनेसिस कर सकते हैं। और फिर हमने इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे ये जो है नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी करने में हेल्प करता है, कैसे ये डिज़ीज़ को स्टडी करने की हेल्प करता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने की हमें ये हेल्प करता है, और वैक्सीन के जो ट्रायल है, वैक्सीन की जो सेफ्टी है उसको चेकअप करने के लिए भी हमें हेल्पफुल करता है। तो होपफुली ये जो एक ब्रीफ टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आप अच्छे से देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, और अगर समझ नहीं आई तो आप फिर से इसे रिपीट कीजिए, नहीं तो आप मुझसे क्वेश्चन पुट ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे।